नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आप लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो देश में कोरोना महामारी जिस कदर फैली हुई है ये आप सब देख रहे हैं और आज तो मौतों का आंकड़ा जो है वो 3 लाख को पार कर चुका है और इस 3 लाख के पार करने के साथ साथ अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत भी तीसरे स्थान पर मौतों के आंकड़े में आ गया है। और साथ साथ देश में एक तरफ जैसा कहा जा रहा है कि जो संक्रमितों की संख्या है उसमें तो कमी आ रही है, लेकिन मौत के जो आंकड़े हैं उसमें जिस कदर कमी आनी चाहिए वो कमी नहीं आ रही है। इस बीच तीसरी लहर की बात भी चल रही है। इसके अलावा व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस और येलो फंगस इसकी बात भी हो रही है। तो अलग अलग बहुत सारी बातें हो रही हैं और लेकिन इसके साथ साथ मददगारों के हाथ भी काफी आगे आ रहे हैं। अलग अलग ढंग से लोग मदद करने के लिए मरीजों को, उनके परिजनों को वो भी आ रहे हैं और इन्हीं में से एक नाम है श्रीनिवास बीवी का। श्रीनिवास बीवी, जी हाँ, ये नाम काफी चर्चित है पिछले दिनों और खासकर आप जानते हैं कि श्रीनिवास जी जो हैं वो यूथ कांग्रेस, जो भारतीय युवा कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं श्रीनिवास जी आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में श्रीनिवास जी। और इसके आपके साथ साथ मैं हमारे दोनों पैनलिस्ट, खासकर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर, आपका भी। और साथ में हमारे साथियों, दोस्तों जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे हम श्रीनिवास बीवी से और खासकर जानेंगे कि इस कोरोना काल में उनकी क्या रणनीतियां रही, कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत सारी बातें उनसे करनी है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आखिर कौन है श्रीनिवास बीवी। आइए जरा इसे देख लेते हैं। देश में बढ़ते कोरोना महामारी के दौर में मदद के कई हाथ आगे आए। इनमें एक नाम श्रीनिवास बीवी का भी है। श्रीनिवास बीवी भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। #SOSIYC के जरिए श्रीनिवास लोगों तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब रहे हैं और खासकर कोरोना की दूसरी लहर में श्रीनिवास की टीम ने कई जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों की मदद की है। आपको बता दें कि 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष केशव चंद्र यादव ने अपना पद छोड़ दिया था, जिसके बाद श्रीनिवास बीवी को अंतरिम अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया और पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में श्रीनिवास बीवी को संगठन का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कर्नाटक के शिमोगा जिले के भद्रावती में बालिजा समुदाय के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे श्रीनिवास के परिवार में कोई भी राजनीति से नहीं रहा। श्रीनिवास ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत NSUI के सदस्य के रूप में की थी। बाद में वो भारतीय युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बने और उसके बाद जिला स्तर और राज्य स्तर के पदों पर रहे और फिर राष्ट्रीय सचिव भारतीय युवा कांग्रेस के पद पर रहे। उसके बाद 2018 में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष रहे। जी, तो श्रीनिवास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों और अब उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्रीनिवास जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर #SOSIYC इसका ख्याल कैसे आया और इस कोरोना काल में, और उसमें भी खासकर ये जो दूसरी लहर है, इसमें तो चारों तरफ अगर किसी को मदद चाहिए तो ट्विटर पे रात दिन देखता हूं वो #SOSIYC, इसके तहत लोग मदद करते हैं और आप भी और आपकी टीम भी लगातार एक्टिव नजर आती है। कोई भी मदद के लिए अगर उस पर लिखता है तो मैं देखता हूं, हमारे तमाम साथी देखते हैं कि आप लोग उस पर रिएक्ट जरूर करते हैं। उस पर क्या मदद पहुंचानी है, मदद पहुंच गई है तब भी, नहीं पहुंच गई है तब भी, ये जानकारी आप जरूर लिखते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि #SOSIYC इसका ख्याल कैसे आया? हाँ, राजीव श्रीवास्तव जी नमस्कार। ये भारतीय युवा कांग्रेस लास्ट एक साल मार्च 1 2020 पे आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने हम लोग के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था। जब वो 12 फरवरी को ट्वीट लगाया कोरोना महामारी को लेके, उसके बाद में आप लोगों को, जनता को सेवा करना, आप इसके ऊपर फोकस करने के लिए आदेश आया। उस समय में हमने जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन और WHO का जो गाइडलाइन था, किस तरीके के लोग अवेयरनेस करना, उसकी गाइडलाइंस को, वो हम लोग ने अवेयरनेस करने का काम कर रहे थे। जो कम से कम 14 सेकेंड वो लोग ठीक से हाथ धोने का,
और जो गाइडलाइंस को हमने करके छपा के जो लोगों को देने का और साथ में मास्क पहनने के लिए ये काम कर रहा था। उसके बाद अनप्लान लॉकडाउन हुआ मार्च 23 2020 में। तो लोगों ने अपने अपने घर जाने के लिए किस तरीके के रास्ते में सड़क पे निकला अपने घर जाने के लिए, उस समय में ज्यादा लोगों को खाना और सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहे थे जो माइग्रेंट लोग के लिए खाना पीने का नहीं मिल रहा था। हम उन लोग के लिए खाना पीना कर रहे थे और साथ साथ में जो छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी हो, कुछ सीनियर से पैदल निकले, उन लोगों को ट्रांसपोर्ट हमने व्यवस्था कर रहे थे। तो उसके बाद लगातार हमने 3 महीने इसी को फोकस लेके हमने काम किया। मास्क पहनो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, तब भी हमने एसओएस से ही स्टार्ट किया था 2020 से। और उसके बाद मार्च 7 तारीख हमारा युवा कांग्रेस का जो कार्यकारी मीटिंग हुआ, वो यूथ कांग्रेस का सबसे बड़ा हाईएस्ट बॉडी होता है। उसमें सारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे नेशनल ऑफिस बेरर, सोशल मीडिया, सब लोग मिलके 2 दिन का बैठक होता है। उसमें हमारा यूथ कांग्रेस का 6 महीने का रोड मैप डिसाइड होता है। आने वाला 6 महीने हम लोग ने क्या करना है। तो उस पे कार्यालय में खुद राहुल जी हम लोग के बीच में 4 घंटा रहा। तो वो उस समय में जो हम लोग का रेजोल्यूशन पास हो रहा था, हम लोग ने ऐसे ऐसे करने के लिए तैयार है। तो राहुल जी ने क्लियर बोला, आप लोग जो वेव 2 आने वाला है, सारे राजनीति प्रोग्राम आप लोग बंद कर दो, दिल से लोगों को सेवा करो और राजनीति मत करो करके दोबारा वो हिंट कर दिया। तो रेजोल्यूशन में अनएम्प्लॉयमेंट, पेंडेमिक फर्स्ट, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट और किसान आंदोलन, तीनों फाइनल करके हम लोग ने उस दिन मीटिंग में फाइनल हुआ। तो बाहर सारे प्रदेश में भी एसओएस दोबारा स्टार्ट करना, क्या मदद करना, कैसे करना, वो अभी तक हमको पता नहीं था 7 तारीख। तो टीम हमने बना के रखे। जब मेडिकल का ये स्टार्ट हुआ, लाइक पहली बार इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी देखने को मिला, तब हम लोग ने लोगों को हॉस्पिटल में किस तरीके का दिक्कत आ रहे थे, ज्यादा ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा था और वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, मेडिसिन नहीं मिल रहा था। इस तरीके के अलग अलग टीम बनाए, अलग अलग टीम बना के जो उसमें लोग कोई भी हम लोग के लिए अप्रोच करेगा एसओएस के थ्रू, जो दिल्ली में हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ और दिल्ली और अदर ऑल स्टेट में भी कंट्रोल रूम बनाया, उसमें 1000 लोगों का वॉलेंटियर रेडी किया था। जो भी केसेस आते हैं उसमें सारे केसेस को हमने मदद नहीं कर सकते थे, जो इमरजेंसी केसेस को सेग्रीगेट करते थे, जो किस तरीके के केस आते हैं उसको हमने अलग अलग टीम बना के हमने मदद करने का हमने प्लान किया। जी। आपको पता होगा जो ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा था, उस समय में हमने टीम जो आइडेंटिफाई कर रहा था बेड कहाँ कहाँ अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए अलग टीम में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वेंटिलेटर बेड कहाँ मिल पा रहे हैं, ये सारे लिस्ट बना के लोग जब भी पूछने लगा तुरंत हमने, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपने यहाँ जा सकते हैं। ऐसे हम लोग ने लोगों को मदद करने लगा। कुछ मेडिसिन के बारे में आया, मेडिसिन हमने ड्रग कंट्रोलर को उन लोग के लिए कनेक्ट करता था, और साथ में कुछ प्लाज्मा रिक्वेस्ट आ रहे थे। प्लाज्मा रिक्वेस्ट है तो उसको जाके उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता था प्लाज्मा डोनेट करने वाले को। वो लोग कोविड आके रिक्वायर हुआ, वही लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते थे। ऐसे लोगों को कंफ्यूजन था, डर था, डॉक्टर से काउंसलिंग करा के 18 साल से 60 साल तक 3 बार वो लोग ने प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, उनके बॉडी में कमजोर नहीं आएगा। ये उन लोग को कन्विंस करके लोगों को डोनेट करने का, और वो आइसोलेशन के लिए डॉक्टर टीम बनाए थे। वो आइसोलेशन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके उन लोग के लिए मेडिसिन दिलाना, स्टार्टिंग में पैरासीटामॉल, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरीके का हमने गोली वगैरह उन लोग को प्रोवाइड करता था। और साथ में कुछ हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, उनके लिए सिलेंडर प्रोवाइड करना, जो 4 घंटा जो इमरजेंसी किसी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे लोग सिलेंडर प्रोवाइड करे, 1 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, इस तरीके का जो काम पूरा देश भर हम लोग ने स्टार्ट किया था।
जी सवाल ये है कि बहुत सारा काम और बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए आपके साथ हम बातचीत करने के लिए भी बड़े व्याकुल थे कि हाँ आपसे बात होनी चाहिए और हमारे जो दर्शक हैं उन तक आपकी बात, आपकी आवाज पहुंचनी भी चाहिए। सवाल ये उठता है कि इसी बीच दिल्ली पुलिस ने आपसे पूछताछ की, हालांकि कहा यह गया कि हाई कोर्ट की का जो आदेश था उसका पालन दिल्ली पुलिस कर रही थी। और दूसरा सवाल इसके साथ ये उठता है कि जब ये तो बात हुई, लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि जब दिल्ली पुलिस ने आपको कॉल किया, उस समय क्या आपके जहन में, आपके मन में ये आया कि आखिर देखो एक अच्छा काम कर रहे थे और अब पुलिस भी बुला रही है? दूसरी बात ये कि इसके लिए जो इतना सारा काम कर रहे हैं, इसके लिए पैसे का इंतजाम आप लोगों ने कैसे किया, कई लोग पूछते हैं। और इसके साथ साथ एक सवाल और भी है कि जब पॉलिटिक्स, जैसा आप कह रहे हैं कि राहुल जी ने कहा और बाकी हम लोगों ने भी ये सोचा कि अभी पॉलिटिक्स को किनारे करके अभी सेवा भाव से सेवा करते हैं, और ये आप लोगों ने करना शुरू किया। लेकिन इस पे लोग, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो खासकर जो आपके अपोजिशन के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये एनजीओ का काम है, देखो ये यूथ कांग्रेस वाले कर रहे हैं, तो आप तो पॉलिटिक्स न करके एनजीओ का काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों का जवाब चाहता हूं। मैं सबसे पहले जो कोर्ट का आदेश था, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटीशन डाला था कोई दीपक सिंह व्यक्ति ने, तो उसमें किस तरीके के लोग मदद कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे। तो दिल्ली पुलिस ने आके हमको पूछा, हमने दिल्ली पुलिस को बता दिया हमने वो किस तरीके का मदद कर रहे, ओरल भी बता दिया, बाद में हमने उनको लिखित में भी दे दिया। तो उसके बाद में वो दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दिया था, दोबारा कोर्ट ने बोला इसको सही रिपोर्ट बना दो, हमने दोबारा बना के दे दिया। दूसरा सवाल है आपका, जो किस तरीके के कर रहा है ये लोग, पैसे मैनेज कैसे होगा। भारतीय युवा कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है जो करोड़ों में हमारा कार्य करता है। सबसे पहले हम सारे कार्यकर्ता लोग मिलके, हम लोग ने उसमें बहुत सारा एमएलए है, एमपी है, कुछ मंत्री भी है, सारे लोग ने डोनेट किया यूथ कांग्रेस को। उस पे हमने काम स्टार्ट किया। बाद में कांग्रेस पार्टी से भी मदद आया। बिना कांग्रेस पार्टी का सीनियर लीडर से यूथ कांग्रेस अकेला दम पे करना मुश्किल है, उनका भी आया। जब रिसोर्स का कम हो गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिक्वेस्ट आने लगे, तब हमने पब्लिक डोमेन में गए। हमारा भारतीय युवा कांग्रेस का अकाउंट नंबर हमने पब्लिक में भी, हमने सोशल मीडिया तौर पे हमने अपील किया। उस पे हमने हमारे को लोगों से बहुत लेवल पे हम लोग के लिए मदद आए। और हमारे साथ हमारे 2 खास साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रशांत टंडन जी और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय भी हैं। ये भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हालांकि मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है श्रीनिवास जी आपसे सवालों का, लेकिन प्रशांत जी आपके पास आना चाहेंगे। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं, जरा चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रशांत जी का आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रहा। हाँ, आगे आ रहा है। आ रही प्रशांत जी, आ रही आवाज। प्रशांत जी अब आपका आवाज नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहे। आप अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा जल्दी से, क्योंकि जाना भी है और काफी व्यस्त है। मैं नहीं रोकना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं श्रीनिवास बीबी जी का, कि क्योंकि ये सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं तो ये सेवा करें, लेकिन जल्दी जल्दी हम लोग कुछ सवाल और करें। अमलेंदु जी। श्रीनिवास जी, सवाल ये है कि आप लोगों का एक संगठन हुआ करता था कांग्रेस सेवा दल, हाँ, और जो काम आप लोगों ने किया यूथ कांग्रेस ने, इस तरीके का काम आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी लगातार कांग्रेस सेवा दल करता रहता था। और कांग्रेस सेवा दल की एक बड़ी अच्छी पहचान जो थी वो जनता के बीच हुआ करती थी कि संकट के समय, आपत्ति के समय कांग्रेस सेवा दल निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करता है। सवाल ये है कि क्या आपके संगठन में और खासतौर से कांग्रेस, कुल मिलाकर पूरे कांग्रेस पार्टी के संगठन में कोई कमी इस तरीके की इस बीच उत्पन्न हुई है कि जो काम कांग्रेस सेवा दल को करना चाहिए था उसके लिए यूथ कांग्रेस को आगे आना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है। सेवा दल का भी कार्यकर्ता लोग अपने अपने लेवल पे वो लोग मदद कर रहे हैं। मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं जब सेक्रेटरी बन के आया था 2013 में, उत्तराखंड का जो बाढ़ हुआ था उसमें 1.5 महीने तक मैंने वहां रहा। पहले हमने रेस्क्यू किया, बाद में रिलीफ वर्क किया, बाद में रिहेबिलिटेशन का काम भी किया था।
उसके बाद जम्मू कश्मीर पे काम किया, मध्य प्रदेश में किया, हम लोग ने केरल में किया, बिहार में किया, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमाम जगह पे किया है। यूथ कांग्रेस का ये परंपरा है, हमेशा जब भी जो भी अध्यक्ष रहा है उनके टेन्यूर पे ऐसे कहीं ना कहीं घटना हुआ है, आपदा हुआ है, उसमें ऐसे सिचुएशन में, मुसीबत में लोगों के साथ खड़े रहना भारतीय युवा कांग्रेस का परंपरा है। बट इस बार क्या हुआ, पूरा देश भर हुआ है। पहले क्या होता था, एक स्टेट में कुछ ही 4-5 डिस्ट्रिक्ट में होता था, इस बार पूरा देश भर हुआ है। इस संकट में लोगों के साथ खड़े रहना भारतीय युवा कांग्रेस, हम लोग सब लोग मिलके अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों को मदद करने में हम लोग ने लगे। वो लोग भी सेवा दल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो लोग बैठे, वो लोग भी बड़ी लेवल पे वो लोग ने काम कर रहे हैं। जी जी प्रशांत जी, प्रशांत जी, अगर आवाज आपकी आ रही हो हमारे तक तो सवाल करें, या जब तक मुझ तक बताएं। लेकिन प्रशांत जी की आवाज की तरह श्रीनिवास जी, सवाल ये है कि इस महामारी के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि कई लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आपकी पूरी टीम देख रहा हूं, आपकी पूरी टीम बाहर निकल करके सेवा कर रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं। आपके परिवार के लोग भी होंगे, हमारे परिवार के लोग भी हैं जो कहते हैं कि जरा बच के रहो, आपके लोग भी कहते होंगे, आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे। आखिर ये एक एक्सपीरियंस मैं चाहता हूं जरा शेयर करें हमारे दोस्तों के साथ कि इस वक्त जबकि सब डर के बच के रह रहे हैं, आप लोग बाहर निकल करके और हर कॉल पे आप लोग वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे, इतनी हिम्मत कहां से आती है? और कोई और भी घटना घटी हो तो जरा बताइए। देखिए, ये हम तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। हमने 1 साल लगातार हम लोगों के बीच में, आज भी मैंने हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट को भर्ती करने गए था, अभी अभी आया। हमारा जो यूथ कांग्रेस में जो भी वॉलेंटियर है, जो इस प्रक्रिया में जो लगातार काम कर रहे हैं, अभी तक किसी व्यक्ति को भी कोविड इन्फेक्ट नहीं हुआ है। तो ये तो इसीलिए हमने भगवान के ऊपर, हमारा भी उनके ऊपर छोड़ दिया है। और हमने एक मकसद है, लोगों को मदद करना। लोगों का दुख देख के हमने सारे चीज हम भी भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऐसे जो दृश्य देखने को मिला है, हम कोई सोच नहीं सकते हैं। ना नींद आया, कभी खाना नहीं खा पाए, ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आए। बट ये सारे देख के दुख में कहीं ना कहीं हमने भी भूल जाता है। एक परिवार में 3 लोगों को खोया, कुछ लोग ने, फादर को पता नहीं, उनके वाइफ मर गया है, उसका बेटा मर गया, ऐसे तमाम केसेस देखा है। बट फादर मदर दोनों मर गया, छोटे बच्ची बच गया उसमें। ऐसे तमाम केसेस को देखे हमको भी कहीं ना कहीं ये सारी भूल के तो लोगों को सेवा करने में लगे हैं। आपके पेरेंट्स आपको नहीं कहते कि घर से बाहर मत निकलो? मैं सारे न्यूज चैनल्स मैंने घर से मैंने हटाया था। वो बाद में किसी ने, हमारा घर का बगल से, उनको जो हमने एक शमशान घाट में एक अंतिम क्रिया किया था, वो वीडियो दिखा दिया। तब घर पे पता चला, वो पूछ रहे थे मेरी माँ, वो भी थोड़ा चिंतित था, ज्यादा डर हो गया था उनको, ये हर जगह जा रहे हैं, इनको क्या होगा। ऐसे मैंने उनको क्लियरली समझा दिया, वहां जाने से कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने वैक्सीनेशन लगाया हूँ, ऐसे समझा उनको। फिर भी रोज 3 बार फोन करती है, सुबह, दोपहर और रात में, खाना खाया, क्या है, कैसे है, ये तमाम चीजें। वो भी स्टार्टिंग में उनका थोड़ा डर था, बाद में वो भी अच्छा ये लोगों को सेवा कर रहा है करके वो भी अभी कुछ नहीं कह रहा है। बट रोज ख्याल पूछता है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे लगातार उनसे बातचीत तो होता है। ऐसे केसेस के बारे में भी पूछते हैं, कम हुआ क्या, नहीं है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और आवाज बीच में नहीं आ रही थी लेकिन अब आवाज उनकी आ रही है। प्रशांत जी, आप अपनी बात आगे रखिए। मैं असल में एक बात मैंने लिखा भी था इस बात को, जब श्रीनिवास जी का कैंपेन चल रहा था, कैंपेन ही कहूंगा कि मदद का कैंपेन, तो ये जब चल रहा था तो मैंने लिखा था कि पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ चुनाव जीतना, एमएलए खरीदना, किसी भी तरीके से सरकार बना लेना, ये हो गया। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीजेपी कर रही है, पिछली और भी सरकारों ने, पार्टियों ने ये सब किया है।
लेकिन जिस इंडस्ट्रियल इस काम को इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से प्रधानमंत्री भी शामिल हो जाए, इसमें गृह मंत्री भी शामिल हो जाए, ये इंस्टीट्यूशनल तरीके से ये काम हुआ और लोगों के अंदर पार्टीज को लेकर और पॉलिटिशियंस को लेकर एक तरीके का बहुत ही दुर्भावना पैदा हो गई। यानी बीच बीच में करप्शन के चार्जेस भी हैं, ये सब भी होता है। तो नेताओं से चिढ़ जो है वो, चाहे वो किसी कॉमेडी शो में ले लीजिए, चाहे फिल्मों में ले लीजिए, इसका असर हिंदुस्तान के जनमानस पे पड़ रहा था। मुझे लगता है कि ये जो काम हुआ है राहुल गांधी के नेतृत्व और श्रीनिवास जी जैसे लोगों की अगुवाई में है और परिवर्तन हमारे देश के समाज में लाएगा, क्योंकि समाज में इतनी नफरत पिछले कुछ वर्षों में, मुझे लगता है कि ये इंसानियत लौटेगी और पॉलिटिकल पार्टीज का नया रोल पैदा होगा। देखिए श्रीनिवास जी तो कांग्रेस से हैं और ये सेवा दल के बारे में कहेंगे। मैंने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को एक बतौर पत्रकार देखा है और 90 के दशक से देखा है, तो सेवा दल मुझे दिखता था 26 जनवरी 15 अगस्त या कांग्रेस का कोई फंक्शन हो रहा हो एआईसीसी में, उस तरीके से सेवा दल मुझे नहीं दिखाई देता था जिस तरीके से अब यूथ कांग्रेस है वो दिख रहा है। तो एक बड़ी तब्दीली है और कांग्रेस में, और मुझे लगता है कि वो श्रीनिवास जी इसको एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी मर्यादा से बंधे हुए। इसका आगे पीछे कांग्रेस को इलेक्टोरल डिविडेंड भी इसका मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उसने राजनीति की दिशा बदली है और ये काम राहुल गांधी ने किया है। हाँ, लेकिन देखिए आप कुछ कह रहे हैं प्रशांत जी, एक सवाल मैं श्रीनिवास जी के सामने रखना चाहता हूं कि जो आप भी कह रहे हैं जैसे एनएसयूआई है या इंडियन यूथ कांग्रेस है या सेवा दल की बात कर रहे हैं हम, और कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो काम होना चाहिए, और पिछले दिनों लगातार हमने देखा कि एक बड़ा वर्ग जो है युवाओं का वो कहीं मतलब वो कुछ और सोच के साथ दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में अब आज की तारीख में जब श्रीनिवास जी आप लोग इतनी मेहनत और एक सेवा भाव से काम कर रहे हैं, क्या एक यूनाइट करने की कोई गुंजाइश अब समझ में आपको आ रही है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जब धरती पे आप उतर के लोगों के बीच आप जाते हैं और तब दिखाई देती है, जैसे अभी प्रशांत टंडन जी बता भी रहे हैं कि नेताओं के बारे में, राजनेताओं के बारे में एक अलग तरह की मंशा बन जाती है, दिमाग में जो एक अलग फिगर बन जाता है, लेकिन आप लोग अभी सेवा कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं को, जो यूथ हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आप लोगों से। देखिए ये कौन अट्रैक्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, हमने कभी उसके ऊपर ना चर्चा किया ना उस तरफ हमने देखा है। सबसे इस देश में ये युवा संगठन के नाते इस पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल। ये फ्रंटल है, हमेशा हम लोग आगे आके काम करना है, इसीलिए फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम लोग ने लगातार एनएसयूआई वो, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सारे लोग मिलके आपको दिखने को लास्ट 1 साल में, यही मैं पैंडेमिक का ही मैं बताता हूँ, कोरोना महामारी स्टार्ट हुआ, सारे लोग सड़क पे उतर के लोगों को किस तरीके की मदद किया, उन लोग को वापस घर भेजने के लिए उनका एनरोल कराने से लेके तमाम चीजें हम लोग ने काम किया। ये ऐसा नहीं है, ये परंपरा है। बट जो हमारा सही समय में हमारा नेता राहुल गांधी जी भी हम सब लोगों को दिशा दिया, आप सारे लोगों मिलके राजनीति छोड़ के सेवा करना। बट यूथ कांग्रेस में ऑफिस बेरर और दूसरे हमारा एनएसयूआई में तो ओनली स्टूडेंट्स का विंग है, वो महिला है तो अभी इस समय में कोई महिला बाहर नहीं आ सकता है कि तो कोरोना का उनको भी थोड़ा कहीं ना कहीं डर रहता है। और सेवा दल तो वो लोग हम लोग के साथ कर रहे हैं, बट स्पेशली युवा कांग्रेस का जो हार्म रोल क्यों है, इस युवा लोग के ऊपर ही सारे लोग डिपेंड रहता है। हम लोग का इम्यूनिटी भी और थोड़ा सबका बढ़ा रहता है। इस समय में बाहर आके लोगों को मदद कर सकते हैं, अपना सुरक्षा छोड़ के
लोगों को सुरक्षा भी देखते हैं। और ज्यादा हम लोग ने एक पॉजिटिव ये भी है, सबको ये नहीं है कोरोना का डर नहीं है, 100% सबका है, सबके घर पे है। मैं दिल्ली में भी हमारा 100 लोग कार्यकर्ता काम करे, उसमें 40 लोग जो फील्ड में जाके काम करते हैं, कोई अभी तक घर नहीं गया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मीन्स ये नहीं है, बट इस समय में लोगों का दर्द हमने ऐसे ऐसे जो सीन्स देखा है, ऐसे आप लोग में आपका इसमें भी आप लोग ने बहुत सारा दिखा दिया। जो हॉस्पिटल में एक व्यक्ति से मैंने 28-30 साल भी नहीं है, वो एम्बुलेंस में एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में था, मैं मेडिसिन देने अंदर जा रहा था। जाने के पहले उस व्यक्ति से मेरा बात हुआ, तो मैंने बोला क्या हुआ, मैं भैया मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, मेरे को यहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा है, मैं लगातार 4 घंटे से दिल्ली में घूम रहा हूँ। मैं तुरंत रोहिणी के पास एक अंबेडकर हॉस्पिटल है, वहां मैंने बेड अरेंज कर दिया उनको। मैं अंदर जाके मेडिसिन देके वापस आने में 25 मिनट में उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। ऐसे ऐसे केसेस हम लोग ने देखे हैं। हम लोग ने तो एक रिव्यू मीटिंग कर रहे थे सारे स्टेट का, या जो कंट्रोल रूम से लेके, हमने सोच लिया देखो भाई, हमने मैक्सिमम जो इमरजेंसी केसेस है उसमें मैक्सिमम फोकस करना, लोगों को मदद करना, ये हमारा एक ही एक इंटेंट था, लोगों को सेवा करो, और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक टीम वर्क बन के हम लोग ने हर लेवल पे काम किया। इससे क्या हुआ, विजिबल भी रहा, लोगों को उम्मीद भी हुआ यूथ कांग्रेस के पास जाएगा, कुछ ना कुछ मदद मिल सकते हैं। हम ऐसे नहीं है जो भी 1000 लोग आ गए तो 1000 लोगों को हमने कमेंट्स नहीं डालता, हमने कितने लोगों को मदद करते ऐसे ही लोगों को तुरंत हमने कांटेक्ट करते थे। उसका दिक्कत क्या है, हमारा अलग अलग टीम था, उसको तुरंत उस ग्रुप के अंदर डाल दे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मैक्सिमम आधा घंटे में उसको मदद मिले। ये हम लोग का सोच था, किसी पेशेंट के साथ ये ना हो जाए। श्रीनिवास जी, आप लोग सड़कों पे रहे, बाहर हैं, और आप लोगों से अच्छी रिपोर्ट और कोई नहीं दे सकता है। मैं ये एक बात जानना चाहता हूं कि इस पूरे दूसरी लहर में आखिर कहां सरकार से चूक हो गई कि इतनी ज्यादा ये जो है एक विकराल रूप में सामने नजर आई है ये बीमारी, और कहां कहां आपको ऐसा लगा कि नहीं यहां कोई चूक है, और जो पहले अगर सतर्क यहां होते तो आज स्थिति कुछ और होती। देखिए, सबसे पहले ये सरकार ने कोरोना को ये लोग ने सीरियस नहीं लिया। वेव 1 में भी देखो, इसको भी एक इवेंट बना दिया इन लोग ने। तो ये वेव एक आने के बाद में आपके पास, इन लोग के पास 8 महीने गैप था। सारे एक्सपोर्ट्स, सारे दुनिया का एक्सपोर्ट्स बोल रहे हैं वेव 2 और 2 आने वाला है। तो इन लोग को ऑक्सीजन बेड बढ़ाने का था, इनको आईसीयू वेंटिलेटर बढ़ाने का था, जो 8 महीने में 220 मात्र आईसीयू बेड पूरा दिल्ली में बढ़ा है, और एक हॉस्पिटल नहीं बढ़ा है इन लोग के। ये इन लोग को सोच होने का था, होमवर्क होने का था, और तैयारी करने का था। जो कोरोना के खिलाफ लड़ना है, जो अन्य दुनिया का जो देश का लोग किस तरीके के इसके खिलाफ लड़ रहे थे, हमारा जो सरकार है उस तरीके का कोई प्लान नहीं है। जो सारा एक्सपोर्ट कर दिया, वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट हुआ, इंजेक्शन एक्सपोर्ट हुआ। जो दुनिया में दूसरी कंट्री है भारत ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में, ऑक्सीजन तक इन लोग ने एक्सपोर्ट कर दिया। जो यहां लोग ऑक्सीजन नहीं मिले, लोग मरे। कोरोना से थोड़ी मरा लोग सही समय पे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसीलिए लोग मरे। कोरोना से मरना तो दूर की बात है। तो ये इस तरीके का इन लोग का जो मिसमैनेजमेंट है, इनको कोई विजन नहीं है। ये लोग टेलीविजन का ज्यादा इनका ये रहता है, थोड़ा विजन होना चाहिए। इतने बड़ी महामारी है, पहला फेज में तो बहुत सारा सीनियर लोगों को ज्यादा अफेक्ट पड़ा। जो वेव 2 में सारे यंगस्टर्स के साथ हुआ, अभी वेव तीसरी आ रहा है करके सारे एक्सपर्ट ने बता दिया, एम्स का डॉक्टर ने, सब लोग ने बता रहे। अभी जो बच्चे के ऊपर पता नहीं है अभी ये सच्चे क्या, उत्तराखंड में 1000 बच्चे के ऊपर इफेक्ट हुआ है करके। बट उसके लिए क्या है, एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। जो ये बच्चे के ऊपर आ गया तो किस चीज का दिक्कत होगा, किस तरीके के बेड तैयार करना, वो सरकार को होना चाहिए। राजनीति छोड़ के सारे लोगों से, इनको ऑल पार्टी लीडर से डिस्कस करना, क्या डिसीजन लेना, किस तरीके की तैयारी करना, उसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। सरकार वो नहीं कर रहा है।
टूल किट की बात करते ये सरकार, अभी जो इनके मंत्री लोग है, कौन सा टूल किट है? जो लोगों का राशन दे रहा है वो टूल किट है क्या? जो हॉस्पिटल में जो मेडिसिन देगा वो टूल किट है क्या? जो ऑक्सीजन दे रहा है वो भी टूल किट है क्या? टूल किट। तो ये मैं इनको राशन किट देने को तैयार हूं, ये लोग बाहर आके एटलीस्ट मदद करें। इनको प्लाज्मा किट देने को तैयार हो, ये खुद डॉक्टर है, उनका जो भी ये इतना कांड कर रहा है वो खुद डॉक्टर है। मैं डॉक्टर किट ही देता हूं, एटलीस्ट 2 पेशेंट को तो मदद हो जाए इनसे। खुद डॉक्टर है, 3 मास्क पहन के घर पे बैठने से, बयान देने से देश थोड़ी बचेगा। हम सब लोग मिलके देश को बचाना है। इस समय देश को बचाना है तो कलेक्टिवली डिसीजन होना, कलेक्टिवली फाइट होना, वो उसको वो नहीं है। फिर भी जहर फेंकने का काम कर रहा है टूल किट के नाम पे। ये ऐसे नहीं चलेगा। इसीलिए श्रीनिवास जी, इसीलिए आपने #IYC टूल किट चलाया है क्या? हाँ, ये टूल किट, ये लोग ने जो झूठ को सच बनाने में लगे रहते हैं, लोगों को गुमराने में फेल इन लोग ने हुआ है, उसके बारे में इन लोग बताना नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं वो बता रहा भैया, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को मदद कर रहे हैं। इनका संतरी, इनका मंत्री, इनका सिस्टम, इनका सब कुछ इनका। फिर कौन मना किया तुमको मदद करने के लिए? कोई मदद ये किया क्या? नहीं तो इनका ये पंडित ने बोला क्या, राहु काल है, गुली काल है, अभी नहीं करना? हाँ, पंडित से पूछा है क्या? पंडित ने बोल दिया क्या, अभी 2 महीने कोई बाहर मत निकलो? और पता नहीं है क्यों इस तरीके का लोगों के इनका सोच है ना, इनका सोच ही गलत है। इस समय में लोगों के साथ खड़े रहना है, वो छोड़ दिया टूल किट। वो ट्विटर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, इन लोग ने मैनिपुलेट किया है करके क्लियरली। ऐसे कोई कांग्रेस ने ये नहीं बनाया टूल किट, वो पेपर भी ऐसे तैयार नहीं है, फोर्जरी बनाया इन लोग ने, उसको इनका सारे मंत्री लोग लगा रहे हैं। मीन्स इन लोग को इतना भी ये नहीं। छोड़िए राजनीति, इसीलिए हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद है लोगों को सेवा करना। हम लोग के लिए राहुल गांधी का आदेश है, आप साइड पे रखो, जनता का सेवा। हम वही हमारा सोच है, एजेंडा है, जनता के साथ खड़े रहना। लेकिन श्रीनिवास जी, साथ साथ चूंकि पॉलिटिकल पार्टी है आपकी और साथ साथ राजनीति तो होगी। अमलेंदु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? पूछ लेता हूँ कि मैं राजनीति पूछना चाहता हूँ कि आप को जैसे राहुल गांधी ने आदेश दिया, अब लोग सवाल कर सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष तो है नहीं, उन्होंने आपको आदेश दिया, आपने राहुल गांधी के आदेश को माना। इस समय अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया जी हैं। सवाल यह है कि अभी कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव स्थगित हो गया और वो शायद जून में होगा कुल मिलाकर के। तो जून में क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएंगे? और दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ दूसरा किसको आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा हो सकता है जो चुनाव में उतरे उनके अध्यक्ष के खिलाफ? तो ऐसे में आप लोगों का रुख क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी जी इस देश का विजनरी लीडर है। इस देश में समय समय पे नोटबंदी हो, गब्बर सिंह टैक्स हो, जीडीपी का हो, आर्थिक व्यवस्था से लेके तमाम समय में सरकार को जगाने का काम कोई किया है, वो राहुल गांधी जी ने किया है। जो इन लोग ने जो कृषि बिल ले आया, उसको लेके भी सड़क से लेके संसद तक लड़ाई करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। इसी कोरोना का 12 फरवरी को सरकार को जगाने का काम कोई किया है, वो राहुल गांधी जी ने किया है। वैक्सीनेशन के बारे में पहले ही बोले, इंजेक्शन के बारे में, प्लाज्मा, हर लेवल पे सरकार को जगाने का काम किया है। ये राहुल गांधी जी एक विजनरी लीडर है, हमारा नेता है। राहुल गांधी जी, हम मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता हूं, मैं सोच नहीं सकते भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष बन सकता है। राहुल गांधी जी ने हमारा परिवार में दूर दूर तक कोई राजनीति में नहीं है, मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया है। तो हमारा नेता को हमने फॉलो करते हैं, वही बनेगा, वही इस देश को बचाना है तो वो राहुल गांधी के हाथ से ही होगा, क्योंकि तो वो विजनरी लीडर है।
दूसरे जैसा टेलीविजन नहीं है। वो ये लड़ाई सच और झूठ का लड़ाई है, हमेशा सच को लेके लड़ता है, सच ही बोलता है। आप 15 साल का उनका आप कोई भी डिबेट का निकाल के देखो, कभी राहुल गांधी जी एक सिंगल झूठ नहीं बोला अभी तक। जी प्रशांत जी, आवाज आ रही है, आप जी, कुछ पूछना जी, चाह रहे थे। जी, मैं इनसे एक सुझाव भी है और पूछना भी चाह रहा था कि एक तो जो सेकंड वेव के समय एक जो पूरी दुनिया में हिस्ट्री जो 1918 की भी अगर आप देखिएगा तो उसमें भी आता है कि प्राइस इंडेक्स बहुत ऊपर जाएगा और ये तीसरी वेव आएगी जब आएगी, लेकिन ये जो प्राइस इंडेक्स है ये बहुत बड़ी एक समस्या है, यानी फूड क्राइसिस। ट्रेनें लूट ली गई थी 1918 में और वो क्राइसिस अभी गांव से जो मेरी बात होती है तो वो बातें आने लगी हैं। तो अभी देखिए वैक्सीनेशन में आपका कोई रोल नहीं हो सकता क्योंकि सरकार का काम है ये, लेकिन नहीं ऑक्सीजन वैक्सीनेशन आप कंप्लीट कर दीजिए। हाँ, तो मेरा सवाल यही था वैक्सीनेशन के बारे में, आप बता दें कि आपका क्या रोल रहेगा क्योंकि बहुत क्राइसिस है। और देखिए कि जी बोलिए 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 बोलिए। वैक्सीनेशन लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन से ही कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ सकता है। बट हमारा रोल क्या है? गरीब मजदूर लोग के लिए, वो लोग के लिए स्मार्टफोन यूज नहीं करता है, पहले उनको एनरोल करना पड़ता है। एक परिवार में एक मोबाइल पे 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। इनकेस उस घर में 6 लोग हो गया तो उनके लिए दूसरे के साथ उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। उनको जब तक स्लॉट नहीं मिलेगा तब तक उनका एनरोल नहीं होगा। उनके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, एनरोल होगा, तब भी वो वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। उस पे देश भर हमने लोगों को मदद करना, गरीब मजदूर लोगों को वैक्सीनेशन कंपलसरी डालना, टीका डालने के लिए उनका एनरोल कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये इसको जरा डिटेल से बता दीजिए किसे कर रहे हैं आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ देखिए, मैं पूरा देश भर हमने भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी भी, हम लोग ने जिले जिले और तालुक तक हम लोग ने कार्यकर्ता को बोला है, कम से कम गरीब मजदूर लोग किसके पास इसको उन लोग ने कंफर्टेबल नहीं है, स्मार्टफोन में उन लोग एनरोल नहीं कर सकते, किसके पास मोबाइल नहीं है, ऐसे लोगों के पास जाके उन लोगों का एनरोल करके लोगों को अवेयरनेस करना, वैक्सीनेशन डालने से क्या होगा, वैक्सीनेशन क्यों लगाना, ऐसे इन लोगों को अवेयरनेस कर रहा है। पूरा देश भर आपको देख सकते हैं, जो जो वैक्सीनेशन लगाए उन लोगों का मौत का नंबर बहुत कम है। तो वैक्सीनेशन लगाने से इस कोरोना के खिलाफ लड़ने का उन लोगों के लिए अवेयरनेस करना, एनरोल करना, ये हम लोग का काम है। हम लगातार इसको लगातार करेंगे। बट सरकार उस तरीके का, उस प्रमाण का वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना चाहिए। उस तरीके का जो उस लेवल पे जो सरकार ने जो वैक्सीनेशन डिलीवरी नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक दिक्कत है। बट हम लोग केवल मई के महीने में अप्रैल से आधी वैक्सीनेशन पर डे हो रहा है, यानी 16 लाख पर डे हो रहा है। इतने बड़े देश में 16 लाख वैक्सीनेशन पर डे। दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली में 150 स्कूल बंद हो गया, जो एनरोल चल रहा था 150 स्कूल बंद कर दिया, वहां वैक्सीनेशन लगा देते, बंद हो गया। तो ये इस तरीके का जो कमियां है, सरकार जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस करना, और इससे वैक्सीनेशन लगाने के बाद एटलीस्ट वो लोग लड़ सकते हैं कोई कोरोना के खिलाफ। ये सरकार को सोच होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारा जो लैब्स है, लैब को परमिशन दिलाना चाहिए। बहुत सारे लैब मांग रहे हैं परमिशन, तो वो लोग प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। बट उसके लिए इनको तैयारी होना चाहिए, उस तरीके का इनका प्लान करना चाहिए जल्दी से जल्दी।
श्रीनिवास जी, एक इस पूरे कोरोना काल में एक जो सबसे दिक्कत वाली चीज यूथ के साथ आ रही है कि उनकी नौकरियां जा रही हैं, मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हम लगातार देख रहे हैं, महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, और जैसा अभी प्रशांत टंडन जी हमारे साथी बता रहे थे कि भुखमरी की भी हालत हो रही है, गांवों से जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, अब धीरे धीरे लोगों को भूख, मतलब खाना नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद रोजी भी नहीं, तो खासकर युवाओं में जो ये रोजगार की दिक्कत आने वाली है, इसके लिए भी आने वाले समय में, क्योंकि अब आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें अब बहुत सारे युवाओं को तो खासकर अब बढ़ गई हैं, इसलिए क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं और उनके लिए एक जो आइडल के रूप में आप लोग सामने आए हैं। तो इस स्थिति में आने वाले समय में रोजगार को लेकर के भी कोई कैंपेन, कोई ड्राइव आप लोग चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या? एक सवाल ये। दूसरा, जो भुखमरी की बात अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि गांव गांव से जो चीजें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, अब आप लोगों को शायद गांव की तरफ भी भागना पड़ेगा, उसके लिए एसओएस कुछ प्लान है क्या? नहीं, ये कोरोना महामारी अभी गांव तक फैल रहा है। हमने ऑलरेडी गांव तक होम आइसोलेशन किट देना, डॉक्टर्स के कंसल्ट करना, ये काम कर रहा है। जो भूखमरी का जो बात किया, अभी लास्ट 1 साल से 20 करोड़ के ऊपर लोग रोज पर दिन में मात्र एक बार खाना खा रहे हैं। शायद बिस्किट हो सकते हैं, नहीं तो समोसा हो सकते हैं, इस तरीके का जो हालत है। और सबसे ज्यादा जो जॉब लॉस है, जॉब लॉस के लिए सरकार को सोच होना चाहिए। यही राहुल गांधी जी ने न्याय का स्कीम के बारे में बात किया था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इन लोग के लिए रजिस्टर एनरोल करना चाहिए। जो किस का जॉब लॉस हुआ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उन लोगों के लिए कुछ जो न्याय स्कीम महीने में 6,000 वगैरह इनको पैसे इन लोग के अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहिए। अकाउंट के जब तक इन लोग ने पैसा इन लोग का मदद नहीं करेगा, तब तक कहीं ना कहीं लोगों को बहुत कहीं ना कहीं दिक्कतें आता है। युवा, इस देश का युवा डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड कर रहा है। जो ओनली एक मात्र में लास्ट 1 महीने का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, और टूरिज्म और होटल इंडस्ट्रीज में कम से कम 12 मिलियन जॉब लॉस हुए हैं मात्र 1 महीने में। उस परिवार का हालत क्या है, उस परिवार में कौन है, कैसे ये लोग परिवार को चला रहे हैं। कमाने वाला 1 आदमी रहता है, खाने वाले 3 लोग 4 लोग रहते हैं, उस फैमिली पूरा उस एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है। बट ऐसे समय में इस तरीके के जो सिचुएशन है, ये सरकार को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर वर्कआउट करना। पूरा देश पर कितने लोग जॉब लॉस हुआ, पहले नया जॉब देना दूर की बात है। इन लोग ने जो वादा किया था साल में 2 करोड़ का नौकरी, वो छोड़ दीजिए। अभी आप लोग ने जो इन लोग ने 15 लाख का भी बात किया था, वो भी छोड़ दीजिए। एटलीस्ट 6,000 तो इन लोग के खाते पे डालना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा और एक मुसीबत खड़े होगा। नहीं तो इस युवा, उसको नौकरी नहीं है तो क्राइम करने जाएगा, क्राइम बढ़ेगा, तो फिर माहौल खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। ये सरकार इसके बारे में सोच के जल्दी से जल्दी ऐसे इन लोग ने एक स्कीम लेके आना, जो जॉब लॉस हुआ है उनके ऊपर, इस देश का युवा के बारे में सोच के उनको ऐसे स्कीम लेके आके देना चाहिए। मेरा ये इस पूरे कोरोना काल में श्रीनिवास जी, कौन सी ऐसी अगर 1-2 घटना आप याद दिलाना चाहें कि कौन सी जो फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट, जो इस मोदी गवर्नमेंट का जो फेल्योर कह सकते हैं कि इसके कारण ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई, उसमें सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, ये सरकार को कोई सोच नहीं है। लोग कैसे मरे सड़क पे, सड़क पे लोग एम्बुलेंस में मर रहा है, घर पे मर रहा है। तो मीन्स इन लोग के लिए बेसिक इन लोग ने ट्रीटमेंट नहीं दे पाया ना सरकार ने। बेसिक इन लोग के पास ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं है, उसी के लिए व्यवस्था इनके पास नहीं है, लोग इससे मरा है। बट कहीं ना कहीं लोग जो इस तरीके के बड़ी लेवल पे आपत्ति में था, बट सरकार भी हाथ उठा के भगवान के ऊपर देख रहे थे। बट इन लोग को क्या है, बेड आपको ऑक्सीजन बेड करने में 4 दिन में काफी है। इतने बड़े बड़े सारे राज्यों में आपको इंडोर स्टेडियम था, वहां सारे जिलों में आपने 200, 250, 500 का बेड बना सकते था, ऑक्सीजन बेड। कौन मना किया?
करने के लिए इनके सब कुछ है, सिस्टम इनका बहुत सारा अधिक स्टेट में इनका सरकार है, बट वो करने का इच्छा भी होना चाहिए ना। ये लोग और चुनाव में भी शायद बिजी थे, उसके ऊपर इन लोगों का सोच नहीं। राजीव जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ रामदेव के बारे में इनसे, श्रीनिवास जी से, कि देखिए भारत का संविधान भी हमको ये कहता है, हमारा कर्तव्य है हर नागरिक का, कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को यानी वैज्ञानिक सोच को हम बढ़ावा दें। लगातार 2-3 दिन से और उसके पहले भी हमला कर रहा है एलोपैथी मेडिसिन पे। उसके पहले वो ऑक्सीजन लेने वालों का मजाक उड़ा चुका है, फिर उसने वैक्सीन पे हमला किया है और वैक्सीन पे ये कहा है कि वैक्सीन लेने वाले डॉक्टर 1000 मर गए। ये जो पूरा हमला रामदेव की तरफ से हो रहा है और उसको उस पर मिनिस्टर चिट्ठी लिख रहा है, जबकि श्रीनिवास जी के पास तो दिल्ली पुलिस पहुंच गई, आईपीसी की 270 धारा का खुला उल्लंघन है, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, कोई पूछताछ नहीं करनी, जो टीवी में सामने दिख रहा वही सबूत है। तो इस पे श्रीनिवास जी क्या कहते हैं? देखिए, इसमें इनको डॉक्टर को के बारे में किस तरीके के ये बात किया आप सबने देखा है, बट बाबा रामदेव इस तरीके का बात कर रहे हैं डॉक्टर को लेके, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। तो इनका ये हर्षवर्धन जी का क्या बयान है, ये माफी मांगना चाहिए करके बोल रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई का बात नहीं कर रहे। मीन्स कहीं ना कहीं ये सरकार लाने में बाबा रामदेव उस समय में किस तरीके का बात कर रहा था आप सबको पता है, बट कहीं ना कहीं ये सरकार उनको कुल्ले पे उसके सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस देश के जनता के सामने आके जो डॉक्टर को लेके जो टिप्पणी किया है, वो जनता के सामने उसको माफी मांगना चाहिए। आज दरियागंज पुलिस थाने में राजीव जी आईएमए में कंप्लेंट की है, उसके बाद भी वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल श्रीनिवास जी, 2-3 हमारे कई सारे दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, 2-3 कुछ बातें जो आपके लिए हैं वो मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचा भी दूं। सीबीएस कुमार लिख रहे हैं कि श्रीनिवास जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, बहुत ही नाप तौल के बोलते हैं और सेवा को अपना धर्म समझने वाले श्रीनिवास जी राहुल गांधी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते हैं। एक दूसरा जो कमेंट है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो अनिल लोधीपुरी का है। कह रहे हैं कि हम नीतिगत रूप से कांग्रेस का समर्थन नहीं करते हैं, फिर भी स्वीकारते हैं कि कतिपय कमियों के बावजूद आज कांग्रेस के पास अगर देश की सत्ता होती तो देश की कम से कम इतनी दुर्गति नहीं होती। ये देखिए, आपके समर्थक नहीं हैं, फिर भी आज कांग्रेस के पास सत्ता होती तो कह रहे हैं कि आज ऐसी दुर्गति नहीं होती। ऐसे बोलने वाले, बताने वाले बहुत लोग अब हैं श्रीनिवास जी, जो आज की तारीख में कांग्रेस को मिस कर रहे हैं। हमारे कई सारे साथी लिखते हैं, कई लोग लिख रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर होती तो 50% लोगों को वैक्सीन अभी तक, मतलब टीकाकरण 50% जनसंख्या को, आबादी को हो गया, अभी तक ये वैक्सीनेशन हो गया होता हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ी आबादी अब मिस कर रही है। ऐसे में मेरा एक सवाल थोड़ा सा राजनीति की ओर जरूर है, लेकिन ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जब श्रीनिवास जी खुद एक अब मजबूत नेता के रूप में, भले सेवा भाव के तहत आप काम कर रहे हो, लेकिन नेता हैं और यूथ कांग्रेस के आपकी पूरी जिम्मेदारी है और आप उसके अध्यक्ष हैं, उस नाते भी आने वाले समय में अपनी मजबूती के साथ साथ अगर आपको केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कोई बड़ा काम देता है तो उसको स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे? एक तो ये बात, क्या अपने इस सेवा भाव को ही आगे बढ़ाते रहेंगे, राजनीति को पूर्ण रूप से जिस प्रकार अभी कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति में तब्दील होगा कि नहीं होगा? और दूसरी बात ये कि जैसे जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई है, इसकी चिंता आप लोगों को भी होती होगी, उसमें कैसे यूथ कांग्रेस के नेता होने के कारण, एक मजबूत नेता होने के कारण आप लोगों की रणनीतियां क्या चल रही हैं, गतिविधियां क्या चल रही हैं, जो थोड़ा सा उस पर मैं चाहता हूं अपने विचार रखिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़ा जिम्मेवारी दिया है भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, इसी को ही
हमने आगे करना है और संगठन को मजबूत करना और बहुत सारा काम करने का है, वही हमने करेंगे। बट कांग्रेस पार्टी हमेशा जो भी हो काम कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं मौका मिला है, भले एक दिन लेट होता है बट मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी एक विजनरी पार्टी है, हमेशा आप देख सकते हैं आज तक जो भी राइट टू एजुकेशन हो, आरटीआई हो और फूड एक्ट हो, तमाम जो भी काम है लेके आया, सभी वर्ग सभी समाज को लेके, उनको सोच को लेके हमेशा एक विजन बना के ये काम करता है। और जो न्याय स्कीम भी लेके आया था उसमें कम से कम गरीब मजदूर लोग किस तरीके के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उन लोग के लिए ये तमाम स्कीमें हमेशा कांग्रेस ने, एक सोच है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है और इस देश का जनता को और इस देश का विकास के बारे में आज तक जो भी काम किया है वो कांग्रेस का देन है। कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी वो कोई वो जो बोलता है वो करके दिखाता है। कभी झूठ बोलने का, बड़े बड़े आश्वासन देना, बाद में उसको गुमराने के लिए और झूठ बोलना, झूठ के ऊपर झूठ, जुमला के ऊपर जुमला, ये हम लोग कभी नहीं किया है। आपको भी आप पुराना ये निकाल के दे सकते हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए बहुत बड़ी योगदान दिया है वो हमेशा उसी सोच पे रहता है। अभी जो ये लोग आके 7 साल में अभी इस देश को 20-25 साल पीछे लेके गया है, उसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग कांग्रेस पार्टी का सोच है आने वाले दिन में किस तरीके के इस देश को वापस ले आना। इस नेशन को बनाने में सभी वर्ग सभी समाज लोग खून त्याग बलिदान से ये नेशन बनाया। इस नेशन को इन लोग ने किस तरीके के जो किया है, अभी जो हालात है इस देश का, इसको ठीक करने को भी समय लगेगा। तो हम भी सोच रहा है जल्दी से जल्दी इस देश का जो हालात है वो ठीक हो जाए। जी अमलेंदु जी कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल सही है कि आपकी आइडियोलॉजी पे जोड़ना है। देखिए समस्या कांग्रेस के सामने जो है, मतलब मेरी नजर में है, आप लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे क्योंकि आपकी पार्टी है कि आपके सामने क्या समस्या है। मुझको जो लगता है कि आपके सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो आइडियोलॉजी के स्तर पे है कि आपको किस आइडियोलॉजी के तहत नए लोगों को जोड़ना है। आप जो काम कर रहे हैं ये आइडियोलॉजी के तहत नहीं है, मतलब सेवा भाव आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। सेवा भाव आपका एक काम हो सकता है कि आप उस आइडियोलॉजी के साथ साथ आपने ये एक दायित्व निभाया सेवा करने का, ये आपका एक दायित्व है, आइडियोलॉजी नहीं है। तो आइडियोलॉजी के स्तर पे आप किस तरीके से नए लोगों के बीच जाएंगे? सर, महात्मा गांधी जी का जो हमारा पार्टी का जो आइडियोलॉजी है सेक्युलर को लेके, हम लोगों के बीच में जाते हैं। हमेशा जो महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा है, विचारधारा लेके ही जाएंगे। अभी ये इस समय में जो हमने सेवा कर रहे हैं, जो परिस्थिति के हिसाब से जो जनता कहीं ना कहीं मुसीबत में है, परेशान है, हम इसीलिए उनके साथ अभी इस समय में खड़ा है। और ये एक परंपरा है, हमेशा ये करके आया है, आगे भी करेंगे। बट लोग जुड़ेगा, जो विचारधारा के आधार पे ही लोग पार्टी से जुड़ता है। जो ये लड़ाई सच और झूठ का लड़ाई है, सब जानता है। अभी देश का जनता को भी समझ में आ चुका है क्लियरली लोग किस तरीके के दिशा कर रहा है, क्या इन लोग ने बड़ा गलती किया है, लोग अभी वो फील करने लगे। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे लोग अभी बात कर रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं देश में ये लोग डर भी पैदा करके रखा है। जो माहौल इन लोग ने किस तरीके किया है, कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके ऊपर केस लगाएगा, कोई ये छात्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके ऊपर केस लगाएगा, उसको बंद कर दो। तो ये डर का माहौल इन लोग ने जो पैदा किया है। तो किसान इस देश का अन्नदाता लगातार 6 महीने से ये दिल्ली का चारों जो सीमा है वहां सरहद बना के बैठा है। जो ये कानून किसने पूछा था? कानून किसी ने ये कानून पूछा नहीं है, बट ये लोग ने कानून लाया। कोई एक किसान बताइए। मीन्स वो तो पहले ही 2014 में इन लोग ने भू अधिग्रहण कानून लेके आया था, तब भी राहुल गांधी जी ने उस कानून के खिलाफ बहुत बड़ी लेवल पे लंबी लड़ाई, मजबूती से लड़ाई की है, तब भी वो कानून उन लोग ने वापस लिया। अभी इसको प्रतिष्ठा बना के रखा है। इस समय में इनको इस काला कानून को वापस लेना चाहिए। जब तक नहीं लेगा तब तक इस देश का अन्नदाता किस तरीके के इनके खिलाफ लड़ रहे हैं आप सारे देश जानते हैं।
एक आखिरी सवाल आपसे, जबकि अभी आप बता भी रहे हैं कि कुछ भी होता है, किस प्रकार एक्शन हो रहा है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। सामने अगर कोई पार्टी आती है, विपक्ष की पार्टी, तो कांग्रेस सबसे पहले आती है और बात यही होती है कि कांग्रेस अगर मजबूत होती तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो ये भी कहा जाता है कि ये जिस प्रकार की, मतलब आज की मोदी सरकार जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग पिछड़ते नजर आते हैं। उसका सबसे सिंपल वो है कि आप लोग जिस रास्ते पे चलते हैं, जो गांधीवादी रास्ता जो कह रहे हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने का जो आपने अपना वो किया हुआ है, उस रास्ते पे लोग कहते हैं कि अब ये पुराना तरीका हो गया है। आज की राजनीति में साम दाम दंड भेद सब की जरूरत होती है, वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आती है। राहुल गांधी जी लगातार समय से पहले आगाह करते चले आए हैं इस सरकार को कि ये अभी कर लीजिए वरना आने वाले 6 माह बाद ये हो सकता है, ऐसा कीजिए। इकोनॉमी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे और भी कुछ भी हो, नोटबंदी हो, हर मसले पे आपके नेता ने, राहुल गांधी ने ऐसा किया, लेकिन सरकार नहीं मानती है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जो चाहती है वो करवाती है, चाहे चुनाव का मामला हो, चाहे कुंभ का मामला हो, और अब उसी का को भुगत रहे हैं हम सब, और आप लोग सेवा भाव से आगे हैं। मेरा सवाल अब थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन सवाल यह है एक लाइन में कि इस समय जबकि एक तरफ साम दाम दंड भेद सब है, उसमें क्या सत्य अहिंसा और सिंप्लिसिटी के बल पे आप लोग सत्ता में वापस आ सकते हैं, ऐसा लगता है? देखिए, इस देश का जनता को समझ में आ गया। उन लोग ने सबसे ज्यादा इस देश का युवा उन लोग के ऊपर इतना विश्वास रखा, और इन लोग ने इतनी बड़ी लेवल पे उन लोग के लिए जो जुमला दे दिया था, साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात हो, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालेगा, अच्छे दिन आएगा, ये तमाम चीजें इस देश का युवा जनता के लिए उन लोग ने दे दिया। और इस देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम कोई किया है तो ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और इतनी बड़ी लेवल पे इन लोग का मिसमैनेजमेंट हुआ है, वो भी हर बार इन लोग ने किस तरीके के जो 7 साल में इन लोग का जो नीतियां है, और साथ साथ में इतनी बड़ी लेवल पे इन लोग ने जो पाप किया है, तो पूरा देश जनता को समझ में आ चुका है। और इन लोग कितने भी अभी इसके ऊपर भी लोग जुमला दे और कुछ भी करे, तो जनता इनको, ये लोग ने बंगाल में भी क्या कर रहा था आपको भी पता है, किस तरीके के इन लोग ने 200 पार कह रहे थे, बाद में रिजल्ट क्या हुआ सारे जानते हैं। बट लोगों को समझ में आ गया एक बहुत बड़ा गलती किया इन लोग ने, तो अभी आने वाले दिन में दोबारा ऐसे गलती नहीं करेगा। सबका इस देश का युवा किस तरीके के बात कर रहा है, इस देश का किसान हो, महिला हो, सभी वर्ग, सभी समाज लोग इस सरकार के खिलाफ है। कोई एक व्यक्ति इस सरकार के फेवर में, ये कोई एक व्यक्ति है तो बताइए। अच्छे दिन ओनली बीजेपी का नेता के लिए आया है, अच्छे दिन इनका जो भी इनका था वो सारे 5 स्टार होटल बना के रख दिया। अच्छे दिन 2 ही व्यक्ति है, कंफ्यूजन है इनके पार्टी में बड़े नेता कौन है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी छोड़ के। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने तमाम सवालों का जवाब बहुत ही सलीके से, बहुत ही सधी हुई भाषा में आपने, और राजनीति में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ दिखाई दे रहा था कि आपकी जो बोलने की शैली और तमाम बातें और नपी तुली भाषा में आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, और आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह जो सेवा भाव से भी काम कर रहे हैं कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप जैसे लोगों की और आपकी जैसी टीम की इस देश को जरूरत है, और खासकर उस समय जबकि चाहे बीजेपी वाला हो या कांग्रेस वाला हो या किसी अन्य दल का हो, जब आपके #SOSIYC करके अगर ट्वीट करता है तो आप लोग जवाब देते हैं।
हैं, न सिर्फ जवाब देते हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं और मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए भी आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इस वक्त जबकि जरूरत है आप जैसे लोगों की इस देश को, आप लोग बिल्कुल आगे बढ़िए और काम कीजिए। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे दो साथी। जरा सीधे मैं आना चाहूंगा प्रशांत जी आपके पास। अब हमारे साथ चूंकि 1 घंटा और उनका बिल्कुल जो एक फिक्स्ड था श्रीनिवास जी का पूरा प्रोग्राम का वो कट हो गया, इसलिए उनको जाना पड़ा। लेकिन प्रशांत टंडन जी आप हमारे साथ हैं। ओवरऑल जो बातें हम लोग अभी कर रहे थे और इस देश के हालात जो हैं, ऐसे में आपने एक बात अभी की थी, बाबा रामदेव का सवाल आपने उठाया था। रामदेव को लेकर के पिछले 2 दिनों से काफी चर्चाएं चल रही हैं, हम और आप देख रहे हैं। ओवरऑल आपका मैं थोड़ा इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। हालांकि ट्विटर पे और तमाम जगहों पे सोशल मीडिया पे आप लिख भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो काम रामदेव लगातार एक वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में भी आए हैं, क्या कुछ किस ढंग से देखते हैं प्रशांत टंडन जी? देखिए, ये जो है रामदेव जो कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि ये टेस्ट बलून है। सरकार इस रामदेव के जरिए टेस्ट करती है और वो कि इनका संदेश कितना कारगर हो रहा है। ये 3 बार इन्होंने किया और तीनों बार वो उल्टा पड़ गया। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां हो रही शुरू हो चुकी हैं। परसों 2 चीजें हुई हैं। एक, मुरादाबाद में गोरक्षक दल ने एक मुस्लिम युवक पे हमला किया है, और दिल्ली में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी मीटिंग हुई जिसमें मोदी और अमित शाह दोनों शामिल थे, ऐसी खबरें बाहर आई। तो ये उत्तर प्रदेश में ये तैयारी शुरू हो चुकी है चुनाव की। और रामदेव का जो ये जिसको टूल किट कहा जाए, अगर कि वो टूल किट है कि वो किसी तरीके से ध्यान बटाओ। लेकिन ये इतना बड़ा अपराध है राजीव जी कि इसको राजनीति से अलग भी अगर देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामदेव की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। सुबह मैं वॉक करने पार्क में जाता हूं और मैं देखता हूं कि जिस तरीके से रामदेव जो सब सिखाते हैं वो पार्कों में लोग करते हैं, और केवल आसन तक ही सीमित नहीं है, वो उनकी बातें ही मानते हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक बात है ना कि अगर वो ऑक्सीजन के खिलाफ, वैक्सीन के खिलाफ या डॉक्टरों के इलाज के खिलाफ अगर वो कैंपेन करेंगे तो इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पूरे समाज पे पड़ेगा और लोगों की मौतें हो सकती हैं। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये कहना चाहता हूं लोगों से कि आप योग जरूर करें, अच्छी बात है, लेकिन उनके झोला छाप नुस्खों को नहीं माने। वो जो बता रहे हैं वो आयुर्वेद भी नहीं है, वो विशुद्ध रूप से झोला छाप बातें हैं। तो इतनी बड़ी महामारी है, इसमें तमाम रिसर्च हो रहा है। वैक्सीन, बहुत रिसर्च के बाद वैक्सीन आई है। WHO इतनी आसानी सर्टिफिकेट नहीं दे देता है। हमारे देश की जो वैक्सीन बनी है कोवैक्सीन, उसको अभी WHO ने अप्रूवल नहीं दिया है, जिसकी वजह से यूरोप के देशों ने उसको माना नहीं अभी तक। तो बड़े स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स है WHO के। तो रामदेव को बीच बीच में जो लाया जाता है वो इसीलिए लाया जाता है ध्यान बटाने के लिए। लेकिन एक बात अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा कि रामदेव आखिर सीधे एलोपैथी पे अटैक क्यों कर रहे हैं? क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत है या कुछ और? क्योंकि एक तरफ अगर आज भी देखा जाए तो अगर कोई इंसान बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल भागता है। हॉस्पिटल मतलब एलोपैथी है, होम्योपैथी और आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स काफी कम है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये समझ में तो साफ आता है कि रामदेव आयुर्वेद के प्रचारक हैं और आयुर्वेद की उनकी जो पतंजलि जो ग्रुप है वो उस हिसाब से चलाते हैं
हैं और एक अच्छे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। और उनके फॉलोअर्स, जैसा बता रहे हैं प्रशांत टंडन जी की, उनके फॉलोअर्स काफी हैं, फॉलोइंग्स काफी हैं उनकी, और जैसा वो बताते हैं वैसा करते हैं। लेकिन एलोपैथी पे दो अलग अलग वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उन दोनों वीडियो में अगर देखें आप तो साफ है कि दोनों जगह पे उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टर्स पे सीधा प्रहार किया है, सीधा। और ये हालांकि आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो, और देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी, ये तमाम बातें ये साफ साबित करती हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर के तमाम कई डॉक्टरों से मेरी बातचीत हुई तो डॉक्टर्स का भी मतलब काफी नाराज हैं डॉक्टर्स, और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो उनको फॉलो करते रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में वो भी नाराज हैं। अमलिंदु जी, ओवरऑल ये क्या जानबूझ के की गई, रची गई कोई साजिश है, क्या है ये? आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कितना खुलकर, कितना वोकल। और इस समय जब दूसरी और तीसरी लहर की बात हो रही हो, दूसरी लहर है, तीसरी लहर की बात चल रही हो, फंगस की बात चल रही हो। देखिए, एक तो ये कोई संयोग नहीं है, ये बाकायदा प्रयोग है। मैं प्रशांत जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ये भाजपा आरएसएस का जो टूल किट है उसका मसला है, ये कुल मिलाकर के, कि जो देश के अंदर इस समय परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से सरकार बुरी तरीके से फेल हुई है इस स्थिति को हैंडल करने में, उससे ध्यान भटकाने की एक ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है बाबा रामदेव का ये कुल मिलाकर के बयान। मजे की बात यह है कि जब बाबा रामदेव बीमार पड़ते हैं तो मेदांता में भर्ती होते हैं, वहां आयुर्वेद के अस्पताल में अपने भर्ती नहीं होते। बालकृष्ण जो है उनके चेहरे वो बीमार पड़ते हैं तो एम्स ऋषिकेश में भर्ती होते हैं, तो पतंजलि पीठ में भर्ती नहीं होते हैं। पतंजलि में ही जब 82-83 बच्चे जो है वो कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उनका इलाज आयुर्वेद से नहीं होता, उनका एलोपैथी से इलाज होता है। वो बाबा रामदेव जो है वो एलोपैथी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि बाबा रामदेव के पास आयुर्वेद की कौन सी डिग्री है? आयुर्वेद हमारे यहाँ बाकायदा मान्यता प्राप्त पद्धति है, मेरा आयुर्वेद से कोई विरोध नहीं है। आयुर्वेद में बहुत सी चीजों का इलाज है और हो सकता है आयुर्वेद बहुत सी चीजों का इलाज, लेकिन आयुर्वेद की अपनी एक सीमा है और होम्योपैथी की भी अपनी एक सीमा है, एलोपैथी की भी अपनी एक सीमा है, लेकिन तीनोपैथी का अपना अपना एक अलग क्षेत्र है। बाबा रामदेव अकेले ऐसे जीव हैं कि जो ये दावा करते हैं कैंसर से लेके और एड्स तक की सबकी बीमारी का हल करने का। कोरोनिल उनकी दवा है, उसका जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो प्रचार करते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना चाहिए, और स्वास्थ्य मंत्री तो WHO के बाकायदा एक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो जब बाबा रामदेव इतने प्रभावशाली हैं और बाबा रामदेव इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री गौमूत्र को और गाय का जो गोबर है, जिसकी बहुत सारी चर्चा जो है बाबा रामदेव भी करते रहते हैं, वो तो गौ का मूत्र बेचते भी हैं बाबा रामदेव, तो इसको जो WHO से बाकायदा मान्यता दिलवा दें। क्योंकि प्रधानमंत्री का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनवा दिया बाबा रामदेव के कहने पे, तो बाबा रामदेव के कहने से प्रधानमंत्री जो है इस गौमूत्र को WHO से मान्यता दिलवा दें। हम तो प्रधानमंत्री साहब यही अपील करेंगे। मतलब इस देश के अंदर जब से सरकार आई है, बेवकूफी की एक से हरकतें जो वो जानबूझ के की जा रही हैं, क्योंकि इनको काम कुछ करना नहीं है, जनता के सवालों के जवाब देने नहीं है, जनता के काम करने नहीं है, अस्पताल नहीं बनाने नहीं है, डॉक्टर नहीं भर्ती करने नहीं है। तो कुल मिलाकर के बाबा रामदेव पछते हैं, उनका व्यापार चमकाना है। मतलब कुल मिलाकर के दो व्यापारी जो है वो मोदी जी के जो मित्र हैं उनका कारोबार बढ़ाना है, और दवाओं के नाम पे जो है वो बाबा रामदेव का व्यापार बढ़ाना है। बाबा रामदेव की दवाएं जो हैं, आप मतलब बाबा रामदेव ने कह दिया आइवरमेक्टिन को भी गाली दे दी, रेमडेसिविर को भी दे दी, फिर भी फ्लू को भी दे दी। तो भाई ये ICMR जो आपकी संस्था सरकार की किसने बैठी हुई है, जिसने इन दवाओं की स्वीकृति दी, बंद कर दो ICMR को, प्रधानमंत्री बंद कर दे ICMR को, बाबा रामदेव को सौंप दे सब कुछ कुल मिला करके। अगर इतने बाबा रामदेव जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, मुझे लगता है कि इनके पास भी जो है वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जैसी डिग्री प्रधानमंत्री के पास है, ऐसी ही कोई आयुर्वेद की डिग्री बाबा रामदेव के पास भी है कुल मिलाकर के, जो आयुर्वेद पे इतना भाषण देते हैं। बाबा रामदेव आयुर्वेद के कुछ भी नहीं है, जिस प्रकार बाबा रामदेव योग के कुछ नहीं है, उस तरीके से आयुर्वेद के भी कुछ नहीं है। और उनकी दवाएं जो है आयुर्वेद के नियमों का कितना पालन करती हैं, ये भी जांच का विषय, इस पर जांच होनी चाहिए। पिछले दिनों कई बाबा रामदेव की दवाएं, तथाकथित दवाएं जो हैं वो मानकों का उल्लंघन करती हुई पाई गई हैं। उनके शहद में खामियां पकड़ी गई हैं, स्टेरॉइड्स सब जो पकड़े गए हैं, सब सूचना अखबारों में हम लोगों ने पढ़ी है। मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरी सरकार होती या यही सरकार अगर कायदे की होती, जिम्मेदारी से अपना काम कर रही होती, तो बाबा रामदेव की जगह यही
हवा में नहीं, हवालात में होती, जिस तरीके बाबा रामदेव इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं कुल मिलाकर के। आप सीधे सीधे जो है मतलब उन डॉक्टर्स को, आप उन पैरामेडिकल वर्कर्स को जो 24 घंटे अपनी जान पे खेल करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, मतलब आप देखिए डॉक्टर्स इस समय कितने तनाव से गुजर रहे हैं। एक डॉक्टर जिसकी 24 घंटे की ड्यूटी में अगर 40 मरीजों की मृत्यु हो जा रही हो और वो बचा नहीं पा रहा हो, उसके दिमाग पर क्या गुजर रही होगी। और उसमें रामदेव जो है ये कह देता है कि नालायक है। और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो खुद डॉक्टर है और इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। ये स्थिति मुझे लगता है देश के लिए ठीक नहीं है। ये कुल मिलाकर मैं फिर कहूंगा, ये कोई संयोग नहीं है, बाकायदा भाजपा और संघ का प्रयोग है कि किस तरीके से लोगों का ध्यान जो है, सरकार जिस तरीके से फेल हो रही है समस्याओं को सुलझाने में और इस व्यवस्था को रोकने, उस पर उसका ये प्रयोग है और ये प्रयोग करके देख रहे हैं कुल मिलाकर। जी राजीव, क्या क्या प्रशांत जी, ये प्रयोग है, संयोग नहीं, ये प्रयोग है? बिल्कुल। और उसके पहले मैं एक बात मैंने पहले भी कही थी कि आईपीसी की धारा 270 वो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक रोग में कोई ऐसी बात करेगा जिससे किसी का जीवन खतरे में पड़े या भ्रांति फैले, उसको 2 साल की सजा है। ये आईपीसी की धारा है, इसके तहत उनको गिरफ्तार करना चाहिए बाबा जी को। उसका कोई उसमें रोक नहीं है और इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं चाहिए। जो कुछ है वो सामने है। और देखिए, बाबा रामदेव एक व्यापारी हैं और उन्होंने अच्छा खासा व्यापार जमाया है और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है इस तरीके का काम करने, जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं ये सारी भ्रांति फैलाने के। लेकिन वो बड़ा जो काम कर रहे हैं वो वही है टूल किट वाला काम, लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। यही काम उन्होंने 2014 से पहले भी किया था और वो बाद में भी किया है। तो ये, और एक साथ एक बात और, जिस वक्त बाबा रामदेव ये कर रहे हैं, उन्हीं के सहयोगी सुनील बंसल जो उनके डेयरी विंग के अध्यक्ष थे, हेड थे, उनकी कोरोना से मौत हो गई अस्पताल में। उनको एलोपैथी ट्रीटमेंट दिया गया लेकिन वो नहीं बच पाए, दुख की बात है। लेकिन देखिए कि वो व्यक्ति अपने सहयोगी को तो बेस्ट इलाज दिलवा रहा है। एक्मो भी उनको लगा, जो कि बहुत ही कम अस्पतालों में होता है, ईसीएमओ, लेकिन जनता को वो भटका रहा है। जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे थे कि उनके सारे जो आश्रम के लोग हैं वो तो एलोपैथी इलाज कर रहे हैं, तो जनता को वो भटका रहा है। तो ये तो दोहरा अपराध है और वो केवल और केवल इशारे पर कर रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप देखिए उसकी टाइमिंग, आप देखिए जब जब रामदेव के बयान आए उसकी आप टाइमिंग देखिए, तो वो टाइमिंग से आपको पता चलेगा कि ये किसी ऊपर के इशारे पर काम कर रहा है। ये उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। लेकिन ओवरऑल रामदेव को लेकर के जो बातें हो रही हैं, और खासकर ये बात प्रशांत जी मुझे समझ में नहीं आ रही है कि लाखों डॉक्टर्स हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स के साथ में और फ्रंट लाइन डॉक्टर्स के साथ में। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, जब चर्चा करते हैं तो भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू भर लेते हैं। लेकिन उन्हीं का मातहत कोई अगर रामदेव जैसे लोग अगर इस ढंग की बातें करें तो डॉक्टरों के ऊपर क्या, आखिर अमलेंदु जी ने बिल्कुल सही कहा कि कितने स्ट्रेस में हैं ये लोग डॉक्टर्स आज की तारीख में, और डॉक्टरों का मखौल उड़ाना इस ढंग से, आखिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला तो जरूर है, ये साफ नजर आ रहा है। बहुत सारे साथी लगातार उन पे सवाल भी कर रहे हैं, बहुत सारे अपने विचार भी रख रहे हैं, उनके विचारों को भी लूंगा। लेकिन थोड़ा सा प्रशांत जी आपसे और भी चर्चा करना चाहूंगा कि रामदेव को हम लोग 90s, आप याद कीजिए 90 से धीरे 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 चढ़ाव शुरू हुआ और 2013-14 के समय और 14 से पहले, चुनाव से पहले एक अलग, और अभी जो टूल किट की बात आप कर रहे हैं कि ये भी एक ध्यान भटकाओ टूल किट है जिसके तहत ये सब किया जा रहा है। लेकिन एक बात ये बताइए कि इतने डॉक्टर्स जो आज इन बातों को सुनकर दुखी हो रहे होंगे, क्या वो अब इनको अनफॉलो नहीं करेंगे? नहीं लगता आपको? देखिए, रामदेव को डॉक्टर तो नहीं फॉलो कर सकता, कोई भी जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो कैसे फॉलो करेगा?
जिनके पास अब रेंदु जी बता रहे हैं कि आयुर्वेद की भी डिग्री नहीं है। तो ये सिर्फ एक योग गुरु है, लेकिन वो योग के नाम पर मैगी बेचते हैं, जीन्स बेचते हैं, वो और चीजें भी बेचते हैं साथ में। पूरा एफएमसीजी का उनका 50 प्रोडक्ट की लिस्ट है उनकी। लेकिन उसके साथ साथ देखिए वो जो कर रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूं, और उनको आप देखिए कि उनको टैक्स की कंसेशन मिलती है। वो जो दूसरी जो कंपनियां हैं, चाहे वो हिमालय है या डाबर है या दूसरी, वो कितना टैक्स देती है, ये कितना टैक्स देती है, उनको टैक्सों में छूट है, इनको तमाम तरीके से छूट है। और इसी में छूट है क्योंकि ये सरकार के संकट मोचन का काम करते हैं इस तरीके से आकर। बिल्कुल, बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार अपने विचार रख रहे हैं। अनिल लोधीपुरी हमारे साथ बने हुए हैं, जो लिख रहे हैं कि रामदेव जी की बात क्या करो, यहाँ तो पूरे संघी भाजपाई तो देश में अवैज्ञानिक सोच पैदा करने में लगे हुए हैं। गौमूत्र मुक्ति, ताली थाली, दिया बत्ती, धर्म धंधा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर की से उम्मीद पाले। देवेंद्र चटर्जी हमारे साथ, सीमा खातून है। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं कि सरकार समझ गई है कि टाइम खत्म, पैकअप होने वाला है, लूट लो। मोहम्मद असलम हैं जो कह रहे हैं रामदेव को मैं जब से जानता हूं, जब वे साइकिल पर घूमते थे। कांग्रेस को चाहिए, मोहम्मद असलम ही कह रहे हैं कि कांग्रेस को चाहिए युवाओं को आगे लाए, युवाओं पर भरोसा करे और उसके दिन वापस जरूर आएंगे। कीमा अंसारी का कहना है सत्याग्रही सलवार पहनकर थोड़े भागता है। आपको याद होगा कि ऐसे ही महिलाओं के ड्रेस में भागे थे अपने मंच को छोड़कर रामदेव, तो इसलिए कह रहे हैं कि ईमान अंसारी। बद्री विशाल हैं जो कह रहे हैं डीवी लाइव के जर्नलिस्टों और श्रीनिवास जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। बद्री विशाल हम सबको बहुत धन्यवाद। आपको भी असलम चिश्ती कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि सिर्फ 2 डोज देनी है, एक 2022 उत्तर प्रदेश में और दूसरी 2024 में पूरे देश में, और फिर महामारी का अंत यकीनन। फिर तस्लीम खान भी हैं जो कह रहे हैं कि सफ़ेद सलवार सूट वाली है, उसके अलावा सूट भाई जो दिल्ली से भागे थे। शाहनवाज भी हमारे साथ, सद्दाम हुसैन भी हैं, रवि शारदा हमारे साथ बने हुए हैं, आपसा खां हमारे साथ बनी हुई हैं, सीवीएस कुमार हैं, फिर सीमा चिश्ती हैं, रवि शारदा, फिर अब्दुल कयूम, फिर लाले दीजान हमारे साथ, गौरव ठाकुर हैं, मोहम्मद अशरफ खान हैं, उसके अलावा केसी शर्मा, तमाम साथी आपसा कह रही हैं कि पतंजलि का क्रीम, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश सब बेचते हैं। बिल्कुल सब कुछ बेचते हैं, टूथब्रश से लेकर के तमाम। उसके अलावा देवेन भी हैं जो कह रहे हैं रामदेव एक भी डिग्री नहीं है, मूर्ख हैं। तो सब अपनी अपनी बातें। और जो लेकिन रामदेव आज कह रहे थे, अमलिंदु जी चर्चा को अब आखिर साइड ले चलेंगे। लाले दीजान भी हैं जो कह रहे हैं सर जगह जगह यूट्यूब पे भी एजेंडा पहले फैलाती रहती है, बीजेपी वैक्सीन है नहीं है, जुमले लगवा लो, गौमूत्र के इंजेक्शन लगवा दो, तमाम ऐसी बातें होती रहती हैं। आरिफ मिर्जा भी हैं, तस्लीम खान भी हैं, सैयद हुसैन हैं, कीमा अंसारी, तमाम साथी बने हुए हमारे साथ। बने रहिए इस चर्चा को थोड़ा सा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इससे पहले 1 घंटा हमने श्रीनिवास बीवी जो यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उनसे चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज की तारीख में श्रीनिवास जो हैं वो काफी चर्चित लोगों में से हैं, क्योंकि जहां भी कोरोना में, कोविड काल में किसी को भी जरूरत होती है, इस महामारी में किसी भी तरह की जरूरत, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, प्लाज्मा की जरूरत हो, बेड की जरूरत हो, अस्पताल की जरूरत हो, या एम्बुलेंस की जरूरत हो, अगर आप #SOS IYC लिखिए और श्रीनिवास को टैग कीजिए तो वो जरूर उसका जवाब देते हैं। ये साफ हम लोगों ने देखा है। इसलिए आप लोगों में से भी कई लोगों का कहना था कि उनको भी बैठाइए इस चर्चा में, और इसलिए हम लोग आज उनको लेकर आए थे दोस्तों आपके सामने, और हमने बात की। और हमारे साथ 2 हमारे साथी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बने हुए हैं प्रशांत टंडन जी, और आप लोग सब उनसे परिचित हैं। और दूसरे हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमरेंदु उपाध्याय भी बने हुए हैं जो लगातार चर्चा में भाग ले रहे हैं। अभी हम लोग रामदेव की बात कर रहे हैं। जी हां, वही पतंजलि वाले रामदेव, जिन्हें बाबा रामदेव भी कहते हैं, गुरु रामदेव भी लोग कहते हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन हम रामदेव पुकारते हैं क्योंकि नाम वही है और उसके आगे उनका नाम यादव है, जो
चलाते नहीं हैं वो। खैर, लेकिन रामदेव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो काफी चर्चा में है। एक चर्चित व्यक्ति को तो हम पहले लेकर आए थे, श्रीनिवास बीवी, जो वो काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। दूसरे चर्चित व्यक्ति जो हैं, पिछले 2 दिनों 3 दिनों से काफी चर्चा में है, वो रामदेव इसलिए हैं क्योंकि उनके सामने एलोपैथी और एलोपैथी के डॉक्टर्स जो हैं वो फर्जी हैं, वो कुछ भी नहीं है। इस कोविड काल में इन लोगों ने इस देश का बंटाधार कर दिया, कह सकते हैं। ये उनकी भाषा है, हमारी नहीं है, रामदेव की भाषा है। और डिग्री उग्री अपने बारे में उनके 2 वीडियो सोशल मीडिया पे काफी चर्चित हैं और आप लोग खोज सकते हैं। चूंकि दोनों दूसरों के वीडियो हैं इसलिए हम यहां नहीं दिखा रहे हैं, वरना उसे भी दिखाते। एक तो उनके ही चैनल आस्था का वीडियो है, जो उनका खुद का चैनल है रामदेव का। आस्था में वो लेटे हुए हैं इस अंदाज में और पैर पीछे फैलाए हुए और बता रहे हैं कि 1000 डॉक्टर्स मर गए और देख लो कैसे मर गए। वो एक अलग ही वीडियो अगर ट्विटर पे देखें आप लोगों को मिल जाए। और दूसरा वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पे काफी चर्चित है, जिसमें वो तमाम दवाइयों को बता रहे हैं कि ये सारी दवाइयां जो हैं बेकार चली गई और आपको जो करना है वो एक ही काम करना है कि उनकी दवाइयों पे भरोसा करें। हालांकि ये खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसका लब्बो-लुआब यही है। सवाल ये है अमलेंदु जी कि ओवरऑल बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देश दुनिया के लोग समझ रहे हैं। इस वक्त भारत जो है पूरी दुनिया में ऐसा फंसा हुआ है कि इससे सबसे पहली बात तो यही कि इससे बाहर निकले। श्रीनिवास बीवी से भी हम बात कर रहे थे कि अभी भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, तमाम सारे जो बेसिक नीड्स हैं वो सब कुछ ऐसी परेशानियां हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। ऐसे में रामदेव जैसे लोग आते हैं, जैसा अभी प्रशांत जी हमारे साथी जो कह रहे थे कि ये टूल किट का एक हिस्सा है और लगातार कांग्रेस अलग अलग ढंग से कांग्रेस के टूल किट की बात कर रहे थे लोग। अब बीजेपी अपने टूल किट के सहारे सब कुछ कर रही है। ये क्या ध्यान भटकाओ एजेंडे के तहत चल रहा है कि आपका ध्यान जो है वो आज की परेशानियों से अलग हट करके बाबा रामदेव पे, जैसे हम ही लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पे चर्चा हो और इसलिए ये ध्यान भटकाऊ है? या रामदेव की जो बेवकूफियां हैं, ये बेवकूफियां इसलिए कहूंगा क्योंकि इतने डॉक्टर्स पढ़ लिख करके जिंदगी बर्बाद करके, अपनी जिंदगी बर्बाद से मतलब है कि जिंदगी की बहुत सारी जो खुशियां वो पा सकते थे डॉक्टर बने बिना, जो खुशियां पा सकते थे वो कुछ और करके ये सेवा भाव में और रात दिन 24 घंटा एक किए हुए हैं, उनको सीधा खारिज कर देना, इसे किस रूप में देखेंगे आप? देखिए, ये सीधे सीधे सरकार का अपनी नाकामियों से पर्दा डाल के और जो फ्रंट वॉरियर्स हैं कोरोना के खिलाफ, उनके ऊपर जो है दोषारोपण करना है। ये कुल मिलाकर के इस रणनीति का काम किया जा रहा है और रामदेव का बयान इसी रणनीति के तहत है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने मोर्चे पे आगे बढ़कर के इस संकट के समय जो है अपना दायित्व निभाया है, उनके ऊपर दोषारोपण करो और सरकार को बचाने का काम करो। दोष सरकार का है, सरकार ने बजट नहीं दिया, सरकार सोती रही, सरकार रैलियां करती रही, प्रधानमंत्री रैलियां करते रहे, पंचायत चुनाव में शिक्षकों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया कोरोना फैलाने के लिए। कुल मिलाकर के उसके दुष्परिणाम अब आना है, गांव और देखिए किस तरीके से कोरोना फैल रहा है। इस सबके दोष से जो है सरकार बच जाएगी किसी तरीके से, और लोग जो है जिनका ध्यान सरकार से सवाल करने पर जा रहा है वो सरकार से सवाल न करके दूसरी तरफ जो सोचने लग जाए। कुल मिलाकर के ये एक रणनीति तय किया जा रहा है। दूसरा, ये सरकार जो है, देखिए जो सरकारी कर्मचारी हैं खासतौर से, उनके खिलाफ जो है ये विषमन करती ही रहती है कुल मिलाकर के। और ऐसा नहीं है, कल ही की जो है प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, झांसी का मेडिकल कॉलेज है, वहां रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पिटाई की गई उनकी। तो ये जो मतलब जो मोर्चे पे लोग तैनात हैं उनकी समस्याओं को ना सुनना, और समस्याओं को सुनना ही नहीं बल्कि उनके लिए नई समस्याएं पैदा करना, कि अब जनता जो सीधे सीधे इन फ्रंट वॉरियर से जो वो लड़ने लग जाए और सरकार की समस्या सवाल ना करे। मतलब जनता कहने लग जाए कि डॉक्टर खराब थे, सरकार तो बड़ी अच्छी थी। ये इस रणनीति के तहत जो है इस तरीके से काम किया जा रहा है। और ये बाबा रामदेव जो है ये आरएसएस के एजेंट हैं, पुराने एजेंट हैं, सलवारी बाबा जो हैं, तो ये उस पर काम कर रहे हैं और उसका उनको इनाम मिलता है। अब जो करते हैं कुल मिला के आरएसएस भाजपा के लिए काम करते हैं, उसका उनको इनाम मिलता है। जैसे कि बताया प्रशांत जी ने कि भाई तमाम टैक्सेस से उनको माफी है कुल मिलाकर के। दूसरी कंपनियां जो वो सामान बनाएंगी तो उनको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बाबा रामदेव जीन्स भी बनाएंगे, बाबा रामदेव मैगी भी बनाएंगे, बाबा रामदेव सब कुछ बनाएंगे। तो बाबा रामदेव जो है वो सब कुछ बनाएंगे और टैक्स नहीं देंगे, और देशभक्त सबसे बड़े हैं।
मतलब जनता के टैक्स का पैसा जो है बाबा रामदेव हजम कर जाएंगे, और सबसे बड़े देशभक्त बाबा रामदेव है कुल मिलाकर के। तो ये जो रणनीति सरकार की चल रही है, ये सब रणनीति जो एक तरीके से जनता के खिलाफ, और जो जनता के लिए काम कर रहा है उसके खिलाफ किस तरीके से जनता को खड़ा करना है, ये उस रणनीति पे काम किया जा रहा है। बाबा रामदेव जो है वो मतलब मुख नहीं है, बाबा रामदेव जो एक तरीके से मुखौटा है आरएसएस के ह्यूमर स्प्रेडिंग सेल का। तो जो अमित मालवीय की आईटी सेल करती है वही काम जो है बाबा रामदेव से कराया जाता है। बाबा रामदेव चूंकि टैक्सेस को बचाते हैं तो उन टैक्स का पैसा कुछ तो खर्च हो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और सरकार के बचाव में, तो वही काम कुल मिलाकर के किया जा रहा है बाबा रामदेव के जरिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता है कुल मिलाकर के। बाकी बाबा रामदेव अपनी स्थिति स्पष्ट करें। आखिरी सवाल, और आपको भी कुछ और असाइनमेंट में व्यस्त होना है और हमको भी प्रोग्राम अब खत्म करना है। आखिरी सवाल, बाबा रामदेव या रामदेव की जो हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और पिछले दिनों जैसे चिट्ठी लिखे आईएमए ने जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कही, उसके बाद से जो चिट्ठी हर्षवर्धन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखी, उसके बाद से ये कहा गया कि रामदेव ने माफी मांग ली। क्या आपको लगता है कि सिर्फ माफी मात्र मांग लेने से ये पूरा का पूरा मसला, जबकि आप लाखों डॉक्टरों को बिल्कुल किनारे खारिज कर रहे हैं, ये हल हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए, अगर आप जिस वीडियो की चर्चा कर रहे थे राजीव जी, उस वीडियो को आप सुनिएगा, आपने उस देखा ही है उसको, और तमाम दर्शकों ने भी देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उसको एक बार देख लें और देखकर बहुत शर्म करें कि 1000 डॉक्टर जो कि मर गए, जिनकी जान चली गई दूसरों की जान बचाने में, उनको उनकी खिल्ली उड़ा रहा है। जिनके जान चली गई, अपने दुश्मन के मरने पे भी कोई खिल्ली नहीं उड़ाता है। ये खिल्ली उड़ा रहा है ये आदमी, और ये कह रहा है कि टर टर डॉक्टर, ऐसे ऐसे करके वो उनकी मिमिक्री जैसी कर रहा है एक कॉमेडियन की तरीके से, और हंस रहा है। तो ये तो बड़ी भौंडापन है और बहुत भद्दा है, और उस इंसानियत का क्या कहा जाए इसको। कि दूसरी बात जो अमरिंदर जी ने कही, वो उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये पूरा का पूरा ठीकरा डॉक्टरों पर, एलोपैथी पर, ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर डाल दो, वैक्सीन पे भी डाल दो। वैक्सीन का इंतजाम नहीं कर पा रहे हो तो वैक्सीन का ही मजाक उड़वा दो, ताकि लोगों पे जो रामदेव की इतनी फॉलोइंग है वो उस तरफ चली जाए। और ये बिल्कुल फिक्स मैच जैसा लगता है कि चोर से कहो चोरी करो, शाह से कहो जागते रहो। कि जी उनसे बयान दिलवा दिया, हंसी उड़वा दी एलोपैथी की, फिर उनको चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी लिख के रामदेव जी का ट्वीट आ गया कि जी हम अपना बयान वापस लेते हैं। वापस कैसे लेंगे? वो जो वीडियो करोड़ों लोगों के मोबाइल पे वापस कैसे लेंगे? एक ट्वीट करके आप वापस ले लिया वीडियो, ये ऐसे वापस होता है कोई? तो कुल मिला के देखिए, इसमें ये पीनल एक्ट के तहत है, ये कानून के तहत है। इनकी आईएमए जो डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है, उसने एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट की है दरियागंज, दिल्ली के दरियागंज थाने में जाके। उसकी कंप्लेंट पे एफआईआर नहीं हो रही है। और इसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन चाहिए? जो कि पब्लिक डोमेन में जो वीडियो अवेलेबल है, जाइए उससे पूछताछ कीजिए, गिरफ्तार कीजिए उनको, उनके मुकदमा चलाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, लगातार हम लोग पिछले 1.5 घंटे से आपके साथ बने रहे, और इस कार्यक्रम में पहले भाग में बीवी श्रीनिवास जो हैं, श्रीनिवास बीवी, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद उनसे चर्चा, लगभग 1 घंटे चर्चा के बाद, अब हम लोगों ने बात की रामदेव की, इसलिए क्योंकि रामदेव पिछले दिनों 2 अपने वीडियो से काफी चर्चा में हैं, और दोनों वीडियो में वो देश के डॉक्टरों की जो के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, एलोपैथी के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उससे देश के डॉक्टर्स और उनको चाहने वाले और एलोपैथी पर भरोसा रखने वाले लोगों को काफी तकलीफ पहुंची है। इसीलिए इस पर चर्चा करना जरूरी था। हम लोगों ने चर्चा किया। हमारे साथ लगातार बने रहे हमारे तमाम साथी, देवेंद्र चटर्जी हमारे साथ बने रहे, फिर अहमद साफी हमारे साथ, निजाम खान कह रहे हैं कि रामदेव आप लोग बहुत बहुमूल्य
समय खराब मत करें इनके बारे में बात करके, लेकिन बात करना भी जरूरी है। देखिए होता यह है कि बहुमूल्य समय खराब करना नहीं करना की बात नहीं है, बात यह है कि अगर कोई भी आदमी और जो जिसके फॉलोअर्स काफी ज्यादा हैं और वो अगर ऐसी बेवकूफियां करता है तो उस पर बात होनी चाहिए। अगर इनके फॉलोअर्स नहीं होते तो ये चर्चा में नहीं आते। चाहे आप श्रीनिवास बीवी को हम लोग क्यों लेकर के आए, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में है और सेवा भाव से अगर कोई काम कर रहा हो, आप याद कीजिए पिछले साल सोनू सूद अभी भी काम कर रहे हैं वो, लेकिन अभी जिस प्रकार यूथ कांग्रेस जो है, इंडियन यूथ कांग्रेस का जो विंग है, भारतीय युवा कांग्रेस जो है, वो जिस प्रकार काम कर रही है वो तो करना ही पड़ेगा, बात उस पर करनी पड़ेगी। सैयद हुसैन भी हैं हमारे साथ जो कह रहे हैं आई एम फ्रॉम मिडिल ईस्ट, श्रीनिवास बीवी इज रियल हीरो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, एवरीवन शुड अप्रिशिएट हिज एफर्ट। बिल्कुल। मोहम्मद असलम भी हैं जो कह रहे हैं रामदेव के डॉक्टर एक्स्ट्रा भी सीधा पकड़ना नहीं जानते हैं, मैंने देखा है। कपिल शर्मा कह रहे हैं श्रीनिवास बीवी यू आर ग्रेट लीडर। तो अलग अलग साथी अलग अलग अपनी बातें, कपिल शर्मा के अलावा रितेश शर्मा भी हैं। नेक्स्ट ईयर यूपी में इलेक्शन है, बस वहां बीजेपी आउट हो जाए तो बात बने। फैजान जमी भी हमारे साथ में हैं। तो तमाम साथी आप लोग हमारे साथ बने रहे, लेकिन आप लोगों से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने दोनों साथियों का, अमलेंदु जी आपको भी और प्रशांत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चर्चा में बने रहे, आप लोगों ने चर्चा के लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और धन्यवाद देना चाहता हूं आप तमाम साथियों का कि आप लोग भी चर्चा में बने रहे। मदीना का मुसाफिर भी हमारे साथ बने रहे, कपिल शर्मा हैं, बद्री विशाल हैं, तमाम साथी आप लोग जो बने रहे, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा किसी और चर्चा पे, किसी और बात के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।